बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब में कहा कि तेल और गैस के लिए पैसे नहीं हैं, और इस हवाले से उन्होंने एक इशारा भी दिया कि मिसाक़ मईशत होना चाहिए। इस मिसाक़ मईशत के बयान के बाद क्या इमरान खान साहब को एक कदम आगे बढ़ना होगा? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। आगे चल कर प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के ताल्लुकात के बारे में। मुआहदा हुआ, PTI हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की MQM पाकिस्तान ने, मगर सिंध में अभी तक जो मामलात हैं MQM और पीपल्स पार्टी के वो सुधरे नहीं हैं, मामलात सीधे नहीं हुए, जिसके बाद में मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कहीं पीपल्स पार्टी ने MQM के साथ एक बार फिर से तो हाथ नहीं कर दिया? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बार फिर से इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने खिताब भी किया और उन्होंने एक बार फिर जल्द लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया है। क्या PTI एक बार फिर से लॉन्ग मार्च 2 करने वाली है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। मिसाक़ मईशत के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि मिसाक़ मईशत होना चाहिए। इमरान खान को एक कदम आगे बढ़ाना होगा। मेरे ख्याल है इमरान खान से ज़्यादा तो मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जो जिसको कह रहे हैं ना ये लोग मिसाक़ मईशत, उसके अंदर बुनियादी तौर पर 3-4 चीज़ें तो चलें सबको अप्लाई करती हैं। एक डेट पाइल हो गई, एक एनर्जी का जो ये क्यूमुलेटिव डेट है वो है, पेंशन्स का मामला है ये चीज़ें तो इनके साथ हो गई। चौथा एक बहुत बड़ा मसला है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का है, जहाँ पर ये जो कोई 200-250 के करीब ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि हुकूमत के खाते में बैठी हैं, PIA, स्टील मिल और रेलवेज़ और इस किस्म के बेशुमार, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा खाने की मशीनें हैं। ये पैसा खाए जा रही हैं। ये ब्लैक होल्स हैं, जैसे कहते हैं ना स्पेस में ब्लैक होल्स, ये ब्लैक होल्स हैं जिसके अंदर जो चीज़ जाती है हमेशा के लिए गायब हो जाती है, रिटर्न नहीं है उसमें से कोई। तो आपको कम से कम 1100 अरब सालाना इसके ऊपर खर्च करना पड़ता है जस्ट टू सस्टेन देम। वो जो नौकरियाँ हैं, जो लोग नौकरियाँ करते हैं वहाँ पर उनकी तनख्वाहें और इन इंस्टीट्यूशन को, इदारों को आगे चलाने के लिए। तो इसलिए सबसे बड़ा मसला ये होगा कि पीपल्स पार्टी को ये कन्विंस करना, और ना MQM सिविल एविएशन को नहीं करने देती, सिर्फ रेगुलेटर का उसको फंक्शन नहीं लेने देती, छोटा नहीं करने देती। PIA वैसे वहाँ पे कराची वाला कोई बेचने नहीं देता, स्टील मिल भी कराची में है। तो कराची वाली पार्टीज़ को ज़्यादा मसला है, उनको साथ मिला के चलना पड़ेगा। इमरान खान का शायद इसमें इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद आपकी बात सही है कि और भी बहुत सारे मामला आते हैं, जैसे गवर्नमेंट को छोटा करना है। इस वक्त 5.5 लाख की गवर्नमेंट की नौकरी है हमारी फेडरल गवर्नमेंट की, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की 5.5 लाख लोग हैं जो कि ये नौकरी करते हैं। अब 5.5 लाख लोगों के लिए इतने ही 550 अरब रुपया चाहिए सालाना आपको ये मुल्क चलाने के लिए। तो जब इस किस्म का आपका एक्सपेंडिचर होगा, इस किस्म की तादाद होगी, इस तरह की गवर्नमेंट के लल्ले तलल्ले होंगे, और फिर जो हमारा गवर्नमेंट का तरीका है वो हम सब जानते हैं। जब दफ्तरों में जो अय्याशियाँ होती हैं, जिस तरीके से गाड़ियों की भरमार लगी है हर अफसर के घर में, वो समझ नहीं आती कि वो छोड़ के आता है, एक नौकरी, नई नौकरी पे जाता है, लेकिन वो 2 गाड़ियां जो पिछली वाली हैं वो अभी भी जा रही हैं, और 2 नई और मिल जाती हैं। तो ये तरीके हैं जिनको कि बदलना पड़ेगा, और इसके लिए जाहिर है कि पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है। वो पॉलिटिकल विल वक्त आ गया है, डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं एग्री करता हूँ शहबाज शरीफ साहब से और बाकी सब लोगों से, डिफाइनिंग मोमेंट है कि पाकिस्तान ने को इंशाल्लाह बका रहेगी, या खुदा न खास्ता माशी तौर पर पाकिस्तान इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ये फैसला करना ज़रूरी है। उसके लिए एक पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद ऐसी सपोर्ट और हेल्प जो कि इकोनॉमिकली इनको गाइड कर सके, एडवाइस कर सके। तो ये स्पेशलिस्ट उनको हेल्प चाहिए। ये जो IBA के MBAs है ना, ये उनके बस की बात नहीं रह गई। अब ये वाकई में इकोनॉमिस्ट एक्चुअल चाहिए होंगे जो कि इनको गाइड करें और बताएं कि कैसे लेके चलना है मुल्क को आगे। तो चौधरी साहब, मिसाक़ मईशत के हवाले से इमरान खान साहब को आप कदम बढ़ाता देख रहे हैं? वो इस हवाले से वज़ीर आज़म यार वो तो कभी भी नहीं करेंगे। देखें, हर गवर्नमेंट की मर्जी होती है कि वो 40 मिनिस्टर रखना चाहती है, 50 रखना चाहती है, या 20 से या 15 से गुजारा करेगी। कितनी मिनिस्ट्रियां छोटी करनी चाहती है।
लेकिन होता ही है हमारे यहाँ मसला, क्यों मिसाके मईशत की बात क्यों वो कर रहे हैं, या क्यों एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि ये अगर 15 कर भी लेगा तो अगली गवर्नमेंट आएगी वो 40 पे फिर ले जाएगी। तो जब तक आपके यहाँ एक कंटिन्यूटी नहीं है, एक तसलसल नहीं है किसी पॉलिसी का, किसी सोच का, किसी तरीके का, तो ये तरीके, ये चीज़ें जो हैं, इनको तब्दील होना पड़ेगा हमारे निज़ाम, रूल्स ऑफ वर्क, रूल्स ऑफ बिजनेस, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस के अंदर। जब तक ये तब्दीलियाँ, और ये पॉलिटिकल लेवल पे तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। लेकिन अगर सियासतदान ही खुद एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि स्टील मिल को खबरदार कोई हाथ नहीं लगाएगा, चाहे वो असद उमर साहब हैं, चाहे कोई पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह हैं, तो फिर आप कैसे स्टील मिल तो खाती जाएगी आपके पैसे, और खाई जा रही है। ठीक। तो इसलिए ये काम है बड़े करने वाले, पीआईए, वापडा, रेलवेज, स्टील मिल वगैरह वगैरह, इनको सॉर्ट आउट करें ताकि आपके जो ये 1100 अरब सालाना खाया जा रहा है इसको कम किया जाए, गवर्नमेंट को छोटा करें, ये भी बहुत लाजमी है बात है। बिल्कुल ठीक। सज्जाद मीर साहब, वज़ीर आज़म ने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया मिसाक़ मईशत की ज़रूरत है। इमरान खान को इस हवाले से आप आगे आता देख रहे हैं? देखें, हम हर जाविये से बात करते हैं। शहजाद चौधरी साहब ने एक जाविये से बात की है और दुरुस्त बात की है कि पीआईए और स्टील मिल हमारे दो बहुत बड़े नासूर बने हुए हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कराची में होने की वजह से एमकेएम और पीपल्स पार्टी जो है, स्पेशली इनकी यूनियन जो है, उन्होंने इन दोनों मंसूबों को ख़राब करने में बहुत बुनियादी काम किया है। अपने अपने ज़माने में 5-5, 6-6 हज़ार लोग भर्ती कर देते थे, जो सिर्फ नौकरियां पैसे देते थे और चौधराहट दिखाते थे, इसके अलावा कुछ काम नहीं करते थे। तो दुरुस्त बात है। और भी बहुत सी बातों की तरफ इशारा किया, गाड़ियां कम करना, गाड़ियां बंद करना, गाड़ी ज़्यादा करना। लेकिन मेरे ख्याल में मिसाक़ जमहूरियत से मुराद एक बहुत वसीउल बुनियाद, कोई स्ट्रक्चर तैयार करना है जिस पर सब एग्री कर सकें। एक तरफ इशारा भी किया, मिसाल के तौर पर अब खुद शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भावलपुर गए कि अस्पताल जैसे बना हुआ था उसका भी सत्यानाश हो गया है, और कुछ डैम की तरफ गए कि इसको मुकम्मल होना था, इजाज़त मुकम्मल नहीं हुआ, चाइनीज़ के साथ हमने ये रवैया किया, वो रवैया किया, ये रवैया किया। खुद नून लीग ने ये काम किए हैं। मिसाल के तौर पर 1122 उनका ब्रेन चाइल्ड नहीं था, काफ लीग का था, उन्होंने उस पर इतना काम नहीं किया। उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया था, कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल वजीराबाद में, उसको बनने में बड़ी देर लगी। सर्जिकल वार्ड बना था यहाँ लाहौर में, वो बहुत लंबा हो गया। ये आप पीकेएलआई बना गए, लेकिन उस पीकेएलआई को मुकम्मल करने और उसको तबाह करने में इमरान खान ने और साकिब निसार ने जो काम किया है, वो मेरे ख्याल में हमारी तारीख कभी माफ़ नहीं कर सकती। ऐसे बहुत से काम होते हैं। तो शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि कुछ जो प्रोजेक्ट बने उस पर पहले तो सबका कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जिस पर सकवा एग्रीमेंट हो, और जब सबका एग्रीमेंट हो जाए तो फिर उसको कुछ छेड़ न सके। इस वक्त सी पैक को रिवाइव करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। चाइनीज़ हमसे बहुत नाराज़ है। जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे हमने उस पर इतराज़ात किए, कभी कहा पैसे खा गए, कभी कहा सी पैक को हम 1 साल के लिए रोल बैक करके रखते हैं। देखिए, सी पैक चीन के लिए एक बहुत बुनियादी मसला है और हमने उसकी एहतियाती करके रखी। तो ये सारे मंसूबे जो एक कंसेंसस से बने, किसी दौर में बने, उसको एग्री कर दिया जाए। मेरे ख्याल में शहजाद चौधरी साहब से मैं कहना चाहूँगा कि वो पीपल्स पार्टी शायद तैयार हो जाए। वो तैयार क्यों हो जाए? वो बहुत से काम कर देती है। वो ये भी काम कर देती है कि मिसाक़ जमहूरियत करने के चंद दिन के अंदर फ़ौज के साथ एनआरओ ले लेती है, अंडरस्टैंडिंग कर देती है। मुस्लिम लीग नून चीखती रहती है और बेनज़ीर बनाती है, समझाती है कि इसका मतलब ये है कि हम मुल्क में दोबारा जमहूरियत को ला रहे हैं, और नवाज शरीफ चुप कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को बहुत से खेल आते हैं, खेल खेलने भी जानती है। वो तो बहुत सी बातों को अंडरस्टैंड कर देगी, उसको वसी तक बुनियादों पर मान देगी। लेकिन इस वक्त इमरान खान का जिस तरह जिद है, हट गर्मी है और बिल्कुल एक बात पर डटे रहने का एक रवैया है, रुझान है, ये किसी चीज़ को नहीं करने देता। ये ना इलेक्शन को मानेगा, ना किसी और चीज़ को मानेगा, ना कहेगा कि ये जो हुकूमत आई है मैं इसको तस्लीम करता हूँ। जब ये हुकूमत को तस्लीम नहीं करता तो किसी मिसाक़ जमहूरियत को क्या तस्लीम करेगा, या मिसाक़ मईशत को क्या तस्लीम करेगा? और पाकिस्तान में जब तक आप चंद बुनियादी असूलों पर, हमने अपने सिक्योरिटी का जो प्लान तैयार किया है उस पर लिखा है कि इसकी बुनियाद जो है मईशत पर है। अगर हम अपने चंद मईशत के चंद बुनियादी असूलों को एग्री नहीं करते तो बात आगे नहीं बढ़ती। हमारा तो हालत ये है, मजाक आते हैं बिलावल की उर्दू का, हमारे इमरान खान साहब वो खुद मईशत का लफ्ज़ इतने साल हो गए आज तक अदा नहीं कर पाए, कभी सही लफ्ज़ उसको अदा नहीं कर सके। तो ये तो उनका अपना हाल है। तो क्या वो मिसाक़ मईशत पर एग्रीमेंट करेंगे, इसको लेके आगे बढ़े?
ठीक, नसीम साहब आपको क्या लगता है, मिसाक़ मईशत के हवाले से वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया है, इमरान खान को कदम आगे बढ़ाना होगा? यार देखिए, इसमें इमरान खान के कदम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो एक बात ये समझ नहीं आती, जब अपोजिशन में थे और धरना चल रहा था 2014 का, तो जब इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होते थे और वो 200 मईशत दानों की बातें करते थे, उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान की मईशत को क्या मुश्किलात दरपेश है। बहरहाल उनका दौर आया, उन्होंने कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोशिश नज़र आई कि उन्होंने टैक्स कलेक्शन बढ़ा दी, हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ बढ़ी। उसके अलावा कोरोना के दौर में कुछ अच्छे फैसले किए गए जिससे मईशत ठीक चल रही थी। पाकिस्तान की इतनी मईशत कोई अच्छी है नहीं कि हम किसी पे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं कि इसने ख़राब कर दी। इसमें साल लगे इसकी ख़राबी में। फिर जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और हमारे ये आज के जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, ये डेढ़ 2 घंटा खड़े होकर तकरीरें करते थे कौमी असेंबली में, सारी बुराइयां गिनाते थे और कहते थे ऐसे हो सकता है, फलां चीज़ हो सकती है। मईशत के ऊपर शाहिद खान अब्बासी लंबे लेक्चर देते थे, एहतसाब अदालत के बाहर खड़े होते थे, केस की बात कम होती थी, मईशत पे लेक्चर ज़्यादा बोलते थे। इसहाक डार का बयान आ जाता था अंदर से। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कितने प्रोग्रामों में कहा कि ऐसे हो सकता है, किस तरह 150 रुपए में जो है पेट्रोल खरीदेगा गरीब आदमी। उन्हें नहीं पता था, क्या उनको सिस्टम का नहीं पता कि पाकिस्तान महंगा तेल खरीद रहा है और उसको किस तरह आप सस्ता कर सकते हैं। तो पॉलिसी इनके पास है ही नहीं, तो ये मिसाके मईशत क्या करेंगे। ये पार्टियों का सबसे अपना अपना मतलब है। मेरे बड़े मोहतरम है सज्जाद मीर साहब, उन्होंने अभी पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, फिर बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो मिसाल दे दी। तो वो कहते हैं ना कि किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां, किथे जा लड़ियां। वो पीपल्स पार्टी बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी थी, ये अब जरदारी की पीपल्स पार्टी है, जिन लोगों ने हर इदारे को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया हुआ है। आपने तो अभी सिर्फ स्टील मिल और पीआईए की बात की है। आप अगर वाटर बोर्ड में देखें कराची में, आप देखें एमक्यूएम ने किस तरह वहाँ भर्तियाँ की हुई हैं। मैं और इदारों के नाम नहीं लेना चाहता, हमारे दोस्त उसमें काम करते हैं। जो सरकारी इदारे हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बने हुए हैं। शहजाद चौधरी साहब ने बड़ी जी, खूबसूरत बात की है कि वो ब्लैक होल्स बने हुए हैं, वहाँ पे जो चीज़ जाती है वो वापस ही नहीं आती। तो जो हुक्मरान है छोड़े मिसाके मईशत को, क्या करेगा इमरान खान इनके साथ बैठ के, वो तो इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। जब ये हुकूमत में आए हैं, इनकी जिम्मेदारी है और मखलूक हुकूमत है, इनके पास बाकी तमाम जमातें मिले, पीपल्स पार्टी के साथ बेचे स्टील मिल को, एमक्यूएम के साथ मिले, पीआईए को बेचे, वाटर बोर्ड से लोगों को निकालें, गोल्डन शेक हैंड करें। जी, इतनी तो जमातें इनके पास है। इन्होंने जो मार्च निकाली थी कराची से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, क्या नाम था उसका, महंगाई मार्च, जी, इस्लामाबाद तक पहुंचे थे। और जब से हुकूमत आई है तो बिलावल साहब तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, वो तो ठीक, उड़े फिर रहे हैं। इनको उड़ने की बजाय तमाम लोगों को, शहबाज शरीफ साहब को आप देखें कितना वक्त उन्होंने अभी से जो है वो बाहर गुजारा है। भाई ठीक ये है। भीख मांगने कब तक जाते रहेंगे या दौरे कब तक करते रहेंगे। मुल्क के अंदर बैठें और सोल्यूशन आप निकालें, आपकी हुकूमत है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मिसाक़ मईशत के हवाले से वज़ीर आज़म ने तो तजवीज़ पेश की है, क्या इमरान खान को भी कदम बढ़ाना होगा? इमरान खान कदम ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन वो इस हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए बढ़ाएंगे। मईशत में जो उनकी दिलचस्पी है वो हम उनकी जो 3.5 साल की कारकर्दगी है उससे देख ली है। जब 2018 में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, उस वक्त शहबाज शरीफ ने इनको पेशकश की थी और आसिफ जरदारी ने भी की थी, लेकिन उस वक्त इमरान खान का कहना ये था कि नहीं, ये एनआरओ मांगते हैं। और उसके बाद फिर आपने देखा कि यके बाद दीगरे अपोजिशन के तमाम जो लीडर्स हैं उनको नैब और दूसरे केसेस में उन्होंने अंदर किया। तो इमरान खान तो बिल्कुल भी इसमें संजीदा नहीं है। लेकिन ये जो 40-50 दिन की हुकूमत पर कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि मईशत को ख़राब कर दिया, तो उनको पता है कि ये मईशत पिछले 40 दिन में ख़राब नहीं हुई। ये एक पूरा एक प्रोसेस है जिसमें पिछले 3.5 साल में आपने देखा कि कितने वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील हुए, कितने सेक्रेटरी ख़ज़ाना तब्दील हुए, कितने स्टेट बैंक के गवर्नर तब्दील हुए, कितने एफबीआर के चेयरमैन तब्दील हुए। तो ये पूरा उसका एक तसलसल है। ये दुरुस्त है कि जो
आज की जो हुकूमत है, जो कल अपोजिशन थी, उन्होंने तनकीद की जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई। लेकिन आप ये ज़रा देख लें कि जब से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और जो सेल्स टैक्स है वो ख़त्म किया गया है, तो उसके बाद जो मौजूदा जो हुकूमत है, जब तेल की एक बैरल की जो कीमत है वो 120 डॉलर से ऊपर चली जाएगी और तकरीबन दुगनी हो चुकी है जी इस पूरे अरसे में, तो उसमें उनके लिए मुमकिन नहीं है। या तो जो इमरान खान कुआं खोद के गए थे खजाने में, बगैर बजट के उन्होंने जो कीमतें कम की थी, जी तो उसके नतीजे में हर किसी भी माहिर मईशत से पूछें तो उसका नतीजा क्या निकलना था। तो मैं राइट समझता हूं कि आज भी ज़रूरत है, कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ठीक जिसमें जिस तरह से मेरे दोस्तों ने बताया कि जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, उनको ख़त्म करना और बहुत सारे मुश्किल फैसले जो है वो करने पड़ेंगे। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। ठीक है मुर्तज़ा साहब, आपका भी पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो हुकूमत के हवाले से माहिदा हुआ था। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के बाद भी MQM को कुछ ना मिला। क्या पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर से MQM के साथ हाथ कर दिया है मीर साहब? नहीं, हाथ तो नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी और MQM के मामला ऐसे होते हैं वो आसानी से सुधर नहीं सकते। इसमें MQM भी कोई बेकसूर नहीं होगी। इनके दरमियान माहिदा तो तय पा गया था उसी दिन, जमात इस्लामी के और दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान तय पा गया था। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में जो इख्तियारात का मामला है वो इतना आसान नहीं है। कोई भी सूबाई हुकूमत जो है अपने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं देना चाहती, ना पंजाब में देना चाहती है, ना खैबर में दिए, ना कहीं और दिए जा सकते हैं। सिंध में ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी इस पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। हो सकता है कि MQM भी ऐसी शराइत पेश करती है जो कि बहुत इंतहा पसंदाना होती है। मैं नहीं कह सकता ऐसे क्या शराइत होगी। सारी बातें तो जमात इस्लामी ने मनवा ली थी। उन्होंने जो धरना दिया तो उसने बात मान ली थी। उसके बाद लड़ाई ये शुरू होगी कि कराची का लीडर कौन होगा, कौन कराची के हकूक़ का मुहाफ़िज़ बन के सामने आएगा। MQM का कहना है कि उनके अलावा कोई और नहीं है। हम नहीं कहते वो नहीं है, लेकिन इसके लिहाज से उन्होंने अपने मुतालबान में कुछ इजाफा भी किया और शिद्दत भी पैदा की होगी। अब मेरा ख्याल में आसिफ जरदारी ये खासी हद तक कई बार हुआ है कि ये एक दूसरे से अलग हुए हैं, फिर एक दूसरे से मिले हैं, फिर अलग हुए हैं, फिर मिले हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को बहुत सी बातें मानना पड़ेगी। पंजाब में देखिए कि 7 उनके MPA हैं, 10 सीटें उन्होंने ले ली और हमजा शहबाज उससे मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, 4 आप वज़ीर ले लो, 2 मावन खसूसी ले लें, 2 फलां ले लें, 10 सीटें ले लें। लेकिन जहाँ हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहाँ आपका कैंडिडेट नहीं होगा और वहाँ आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ करोगे। तो इस तरह मुस्लिम लीग का असल चीज़ तो ये है कि वो अपने MPA इलेक्ट करा के असेंबली में लेकर आए। इस तरह MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुफादात का बहुत सा एक क्लैश होता होगा। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तय हो जाएगी और कुछ ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी। मानना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को भी, इसलिए मानना पड़ेगा कि वो हुकूमत वफाकी अगर तोड़ना नहीं चाहती तो उसे MQM की बहुत सी बातों को मानना पड़ेगा या उसको मनवाना पड़ेगा। अगर वो कोई और दबाव डालवाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी मुमकिन हो सकता है कोई ऐसी सूरत हाल हो कि कोई और दबाव डाल रहा हो, कोई और मुफादात मामलात करा रहा हो और मुफादात मामलात हो रहे हों और किसी मसले पर आकर तय हो जाए। वो भी हार्ड नट टू क्रैक हैं MQM वाले, वो भी आसानी से नेगोशिएट करना उनको आसान नहीं होता और पीपल्स पार्टी भी आसानी से नेगोशिएट नहीं करती। ठीक है, ये नेगोशिएट होगा, बल्दियाती इख्तियारात का मामला है बेसिकली और ये मामला आसानी से हल नहीं होता और हो भी जाए तो फिर भी प्रॉब्लम पैदा करता रहता है। नसीम साहब, आपको क्या लगता है जो मुआहदा हुआ MQM और पीपल्स पार्टी में, एक बार फिर से MQM के साथ हाथ हो गया? देखिए, बिल्कुल MQM के साथ हाथ हो रहा है, होता रहेगा, क्योंकि अब MQM जो है वो कराची में उतनी बड़ी स्टेक होल्डर नहीं है जितनी वो पहले हुआ करती थी। लेकिन मुझे एक बात की ये समझ नहीं आती, बहरहाल जब ये तमाम मामलात वोट ऑफ
नो कॉन्फिडेंस के चल रहे थे, तो आपने सुना था कि एमक्यूएम ने कहा कि हमारे मुस्लिम लीग नून के साथ जो ताल्लुकात रहे हुकूमतों में या पीपल्स पार्टी, उससे बेहतर हमें कम शिकायत पीटीआई के साथ रही। तो इससे आप समझ जाए कि उनको कहाँ से इशारा आया, कहाँ से फ़ोन आया कि नहीं नहीं आपने साइड तब्दील करनी है, शहबाज शरीफ को जो है वो सपोर्ट करना है। बहरहाल वो एक और मामला आ जाता है। लेकिन सिंध में मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बिला शराकते गैर तकरीबन 13 से 14 साल हो रहे हैं। अगर एमकेएम कुछ मांगती है तो वो सिंध के लिए मांगती है, कराची के लिए मांगती है, हैदराबाद के लिए मांगती है। तो इसमें तो बड़ी शर्म वाली बात है पीपल्स पार्टी के लिए कि क्या सिर्फ ये करप्शन के लिए बने हैं, इन्होंने पैसा ही बनाना है। आप देखें कि अभी बात हो रही थी कि जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने नैब के जरिए जरदारी साहब वगैरह पे केस बनवाए। जरदारी साहब के ऊपर जो फेक अकाउंट का केस चल रहा है वो चौधरी निसार के दौर में बना था, स्टेट बैंक की शिकायत के ऊपर बना था और बड़ा जेन्युइन किस्म का केस है। लेकिन जिस तरह उसको लिंगर ऑन किया गया और उसमें से एनआरओ 2 लेके निकला गया, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। हमने तज्जिया करना होता है और हमने अवाम के फ़ायदे के लिए बात करनी। ना इमरान खान ने मेरे घर में कुछ डालना है, ना नवाज शरीफ ने, ना जरदारी ने। तो बात यह कि इनकी हुकूमत जब 13-14 साल से सिंध में मौजूद है तो ये क्यों नहीं मान जाते। और जब इतनी बड़ी बात हुई, इतने मुआहदे हुए, अभी मिसाक जमहूरियत की बात हुई, मिसाक जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने किया था। मैं उस वक्त लंदन में मौजूद था जब सिग्नेचर हो रहे थे। और उसके बाद आपने देखा कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 में, तो जरदारी साहब ने क्या बताया था कि ये कोई आसमानी ज़ईफ़े नहीं है। तो इस तरह जब ये हुक्मरानी में आते जी हैं तो इनका ट्रेंड चेंज हो जाता है। जब अपोजिशन में होते हैं तो एक दूसरे की मिन्नतें तरले करते हो बैठे होते। किस तरह ठीक। ये एमक्यूएम के पीछे पड़े हुए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, और किस तरह उनसे मुआहदे हो रहे थे। तो मैं तो कहता हूँ मुआहदे को छोड़ दें। कराची को अगर ये कुछ बेहतरी देंगे, वहाँ पे बल्दियाती जो है इख्तियारात दिए जाएंगे, शहरियों को फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इसके अलावा अगर एमक्यूएम कोई डिमांड कर रही है तो उसको पब्लिक करे। अगर वो पब्लिक के लिए कुछ मांग रही है तो जो कराची में कोई उर्दू स्पीकिंग रहते हैं, पश्तो स्पीकिंग रहते हैं, तमाम पाकिस्तानी है। तमाम पाकिस्तान से लोग कराची में जाते हैं रोज़गार तलाश करने के लिए। वो हमारा एक मिनी पाकिस्तान है। कराची को पाकिस्तान की शहरक भी कहा जाता है। वहाँ से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है पूरे पाकिस्तान में उससे सिलसिला चलता है। तो कराची पे अगर तवज्जो देनी है तो पीपल्स पार्टी खुद दे दे। पीपल्स पार्टी खुद क्यों तवज्जो नहीं देती। आप चले जाएं, आप कराची को छोड़ें। कराची का जो हाल है, हमने 70s में 80s में कराची देखा है और आज के कराची का हाल देखें। और अगर आप इंटीरियर सिंध चले जाए जहाँ पे ना तो एमक्यूएम है ना पीटीआई है, वहाँ तो सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आपको लगेगा कि आप इथियोपिया में आ गए या किसी पता नहीं कौन से मुल्क में आ गए। सम टाइम तो ये लगता है कि क्या ये पाकिस्तान का ही हिस्सा जी है। कि अगर हम पंजाब को देखें, खैबर पख्तूनख्वा को देखें, उसके बाद अगर सिंध चले जाए तो अजीब व गरीब नज़ारे वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक। तो ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है, मौजूदा हुकूमत की भी है, शहबाज शरीफ साहब की भी है। मौलाना फजल रहमान आजकल नज़र नहीं आ रहे, वो भी गारंटर थे। उनको चाहिए कि जो भी मुआहदा एमक्यूएम के साथ हुआ उसको पूरा होना चाहिए, ताकि आवाम को भी पता चले कि भाई क्या मुआहदे हुए थे, क्या आवाम को बेनिफिट मिल रहा है। अगर हुकूमतें ठीक। उसी तरह चलनी है जिस तरह पीटीआई दौर में चल रही थी, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का क्या मकसद था। बिल्कुल ठीक। शहजाद चौधरी साहब, काफ़ी ज़्यादा मामलात पर एमक्यूएम को अभी सिंध में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कहीं दोबारा से हाथ तो नहीं कर दिया पीपी ने एमक्यूएम के साथ? देखिए, ये हाथ की बात नहीं है, ये एक स्ट्रगल है जो कि दो मुख्तलिफ नज़रियों के बीच में है। एमक्यूएम का नज़रिया सियासत जो है वो मुख्तलिफ है पीपीपी से, और वो नज़रिया ये है बुनियादी तौर पर, जिसका जिक्र किया सजाद मीर साहब ने, कि बल्दियाती लेवल के ऊपर या इन जगहों के ऊपर, इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर वो कराची का और शहरी सिंध का कंट्रोल चाहती है। ये बुनियादी उसकी स्ट्रगल है, ये बुनियादी उसका मकसद है। और वो इसी तरह से अपने लोगों को, जो इनको कोई ख़ास उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको वो सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और फिर उन शहरों के ऊपर जहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ पर बाकी बेशुमार उनके लिए ऑप्शंस हैं अपने लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, नौकरियाँ देने के लिए, वो उसका कंट्रोल भी हाथ में चाहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, और मैं काफ़ी मुतक़िद हूँ एमक्यूएम की फ्लेक्सिबिलिटी का पॉलिटिक्स के अंदर। यानी जो भी वजह हो, जो भी ट्रिगर हो, कहीं से उनको जोर पड़ा, कहीं से इशारा हुआ, जो भी व्हाटएवर, लेकिन एक बुनियादी उसकी वजह वो बड़ी खूबसूरत निकाल लेते हैं किसी ना किसी चीज़ की। इस दफ़ा उन्होंने ये कहा, जब वो पीटीआई को छोड़ के उधर गए, उन्होंने कहा कि मुझे वफाक में किसी के साथ रहने से इतना फ़ायदा हासिल नहीं होता
जितना कि मुझे सूबे में किसी के साथ रहने से फ़ायदा हासिल होता है। और ये बिल्कुल एक हकीकी बात है कि अगर उनको कुछ लेना है, तो सूबे में लेना है, क्योंकि वहाँ पे सिंध है, वहाँ पे उनके इंटरेस्ट हैं, वो उनकी पॉलिटिक्स है। तो उस लिहाज से तो इसलिए ये स्ट्रगल उनकी और पीपीपी के बीच में जारी रहेगी। लेकिन क्या ये इसका पेशख़ैमा बनेगी कि ये जो विफ़ाक है, यहाँ पर कोई गड़बड़ हो जाए, या कोई सिंध के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली सिंध में तो आ ही नहीं सकती, वहाँ पर तो पीपीपी का इतना होल्ड है। विफ़ाक में मैं कोई बहुत बड़ी का इसमें चेंज नहीं देखता। देखिए, ये एमक्यूएम स्ट्रगल करती रहेगी, उसकी पॉलिटिकल फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है, वो अपनी सियासत को उस तरीके से ढालती रहेगी, उस तरीके से जहाँ पर कि वो या अपने मकासद हासिल नहीं कर लेती, या अपने लोगों के लिए सियासत को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाती जो कि जिसके लिए उसने अपने आप को कायम किया हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ कि एमक्यूएम बेशक इस वक्त परेशान हो, लेकिन वो कभी भी उस तरह सीख-पा नहीं होती कि वो हर चीज़ को तहस-नहस कर दे। उसके मकासद बहुत वाज़ेह हैं। तो मामलात हल हो जाएंगे इन दोनों जमातों में? देखिए, ये तो बात नहीं है, मैंने कहा स्ट्रगल है, कांस्टेंट स्ट्रगल है, एक लड़ाई है, एक जद्दोजहद है। उस जद्दोजहद में कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पीपीपी भी तो यही चाहती है ना कि कराची पे काबू कर ले, वो हैदराबाद पे काबू करना चाहती है, कराची को काबू करना चाहती है। वो समीते सिंध के शहर हैं, हमारा दारुल हुकूमत है यहाँ पे सिंध का, और उसके बावजूद कराची हमारे काबू में नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें तो उनके बीच में, ये पॉलिटिकल जो है ना, ये इनकी कशमकश, ये तो जारी रहेगी दोनों साइड्स के ऊपर। ना पीपीपी देने के लिए तैयार है इतने खुले हाथ से कराची एमक्यूएम को, और ना एमक्यूएम उसको छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये स्ट्रगल रहेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वफाक में कोई उससे बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। मुर्तज़ा साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजह है अब तक एमक्यूएम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? कहीं पीपल्स पार्टी ने दोबारा हाथ तो नहीं कर दिया एमक्यूएम के साथ? देखें, जो मुआहदा हुआ था पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का, और वो तहरीरी मुआहदा था, उसकी जो रूह है वो यही है कि आइन का जो आर्टिकल है 140A, जिसके तहत लिखा गया है कि हर सूबा मकामी हुकूमत बनाएगा और उस हुकूमत को माली, सियासी और इंतज़ामी खुद मुख्तारी दी जाएगी। ये उसकी बुनियाद थी, और इसी वजह से उन्होंने और जो मुतालबात किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि जो मकामी हुकूमत का जो कानून है सिंध का, उसको तब्दील किया जाए, और उस पर पीपल्स पार्टी ने आमादगी ज़ाहिर की थी। इसमें और भी बहुत सारे मुतालबात थे, जिसमें डोमिसाइल वगैरह का था, जो कि अभी हल हो चुका है, खुद ख्वाजा इजहार ने बात की। अभी जो 26 जुलाई को जो सिंध के शहरी इलाकों में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात होने वाले हैं, वो ये चाहते थे कि उससे पहले कानून में तब्दीली हो सकता है अगर ये मुमकिन हुआ तो हो जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मुआहदा है, और सिंध के अंदर जो एक इत्तेहाद है और जो पुरानी मुखासमतें हैं सिंध की दो मुस्तकिल इकाइयों के दरमियान, उसको हल करने में उसका एक अहम किरदार होगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई संजीदा झगड़ा है। इख्तलाफात यकीनन होते हैं, मुआहदे पर अमल दरामद में दुश्वारियाँ भी होती हैं, पार्टीज़ के अंदर धड़े भी होते हैं, वो पीपल्स पार्टी के अंदर भी होंगे, एमक्यूएम के अंदर भी होंगे, स्पॉयलर्स हर जगह होते हैं। लेकिन मेरी जो मालूमात है, तो दोनों फरीकैन से गुफ्तगू के बाद कोई संजीदा ऐसा मसला नहीं है। इख्तलाफात हैं, कुछ हल हो गए हैं और कुछ हल हो जाएंगे। मैं सिर्फ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये ज़रूर कह दूं कि जरदारी साहब ने कभी भी मिसाक जमहूरियत के बारे में ये नहीं कहा कि ये कुरान हदीस नहीं है, वो किसी और के बारे में था, वो ज़रा तहकीक कर लें। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर लॉन्ग मार्च 2 का इंदिया दे दिया है। क्या फिर फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल इमरान खान साहब देने वाले हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, उसके बाद जल्द एक बार फिर से लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। मुर्तज़ा साहब, एक बार फिर से फौरी तौर पर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले? मुझे नहीं लगता कि वो कोई लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, क्योंकि जिस तरीके से बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है 25 मई का जो उनका लॉन्ग मार्च है, उसके बाद खुद पीटीआई के हलकों के अंदर काफ़ी बेइत्मीनानी है। और इस वक्त इमरान खान का जो बड़ा मसला होगा वो ये होगा कि काफ़ी लोग हैं जो कि एमएनएज़ हैं, जो चाहते हैं कि पार्लियामान में वापस जाएं। वो इमरान खान की डर की वजह से अभी तक वहाँ पर
बैठे हुए हैं, तो वो अपने अंदरूनी जो मसाइल हैं उन पे काबू पा लें तो ये बड़ी बात है। जी ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब एक बार फिर से लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले फौरी तौर पर? देखिए, नहीं, मैं एग्री करता हूँ मुर्तज़ा सोलंकी साहब से, बिल्कुल उन्होंने 100% दुरुस्त कहा। देखिए, इमरान खान साहब असल में जो आजकल सियासत का जो इजहारिया दे रहे हैं, इसका मकसद एक उनकी पर्सनालिटी के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको वो समझते हैं कि अगले को डरा के रखो। ये मैसेजिंग का एक निज़ाम है जिसके अंदर वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको, और उसको मुख्तलिफ लोगों को पैगाम देते हैं। कभी कहते हैं किसी को डराने के लिए कि मैं लॉन्ग मार्च ले आऊँगा, कभी कहते हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क को ये हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। वो बिल्कुल बात सही है कि उनके अपने यहाँ थोड़ा-सा ज़रा ज़मीन हिल गई है। उस लॉन्ग मार्च के बाद, जो कि इतना कामयाब नहीं था, बल्कि कामयाब उतना नहीं हुआ जितना कि उनकी तवक्को थी। वो 20 लाख छोड़ के 1 लाख लोग भी जमा नहीं हो पाए, तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी वो ड्रॉ डाउन था, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया एक तरह से। तो अब अगला जो मरहला है सियासी तौर पर देखा जाए, इसको हमें असल में चाहे जो मर्जी ये तकरीरें करते रहें, जो मर्जी कहते रहें, हमें उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। और जब आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो उसके अंदर ये नजर आता है, अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं, ज़िमनी इंतखाबात, तो अभी तो लॉन्ग मार्च वैसे भी नहीं हो सकता। अभी तो पूरी पीटीआई का जोर है, आज ही उन्होंने अपने इलेक्शन करवाए हैं, उसके बाद अगला जो मरहला है वो इलेक्शन ज़िमनी जुलाई में होंगे पंजाब के अंदर, उसके ऊपर जोर होना चाहिए और होगा, अगर उनको वहाँ पे कोई ना कोई कारकर्दगी दिखानी है। उस ज़िमनी इलेक्शन के हिसाब से वो अपने मुस्तकबिल के जो उनके पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसको डिटर्मिन कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि फजूल की बातों में तो वक्त ज़ाया करना ना पीटीआई के एक पॉलिटिकल सेंस में आना चाहिए, ना आ सकता है, और अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन वक्त ज़ाया करने वाली बात है। इस वक्त जो फोकस होना चाहिए वो तो ज़िमनी इंतखाबात, जिसके ऊपर बुनियाद बन सकती है उनकी, या पंजाब में या वफाक में या कहीं पे भी, कि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन या वापस ला सकते हैं उस तरीके से जिस तरीके से वो समझते हैं कि इतनी ताकत वो होल्ड करते हैं। तो मैं एग्री नहीं करता कि वो कोई लॉन्ग मार्च की ऐसी बात है। और लॉन्ग मार्च क्या है, लॉन्ग मार्च थोड़ी होते हैं। यानी अगर आप पेशावर से उठे, आजकल तो हर कोई लॉन्ग मार्च पे निकल आता है, 1.5 घंटे में आप पिंडी पहुंच जाते हैं, तो उसमें हर कोई लॉन्ग मार्च कर रहा है आजकल। ये मोटरवेज ने जिंदगी बहुत आसान कर दी। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आप मुस्कुरा भी रहे हैं शहजाद चौधरी साहब के तजिए पर, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देंगे? मोटरवे ने जिंदगी बहुत आसान कर दी है लॉन्ग मार्च वालों के लिए, नहीं मजे की बात की उन्होंने। असल बात यह है कि इमरान जब ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है फिर मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, तो उसका मतलब होता है मैं लॉन्ग मार्च नहीं कर रहा। और जब ये कहते हैं कि इन्होंने तय कर लिया है कि ये इलेक्शन में मुझे हरवाएंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि भी मैं लोगों को अपने साथ बांधे रखना चाहता हूँ, और वो इसी सूरत में बंधे रहेंगे जब मेरा कल्ट जो है, मेरा करिश्माती शख्सियत जो है, वो अपना रंग दिखाती रहे। जब ये होता रहा है कि मेरे जलसों में लोग इकट्ठे होते हैं, जब ये खौफ तारी रहे कि मेरे कहने पे लोग बहुत बड़ी तादाद में जो है इस्लामाबाद पे जलगाल वोट इकट्ठा कर सकते हैं। हुआ ये है कि ठीक बात है, दूसरों ने 20 लाख का जो वादा किया था वो किसी को ये कह किया था मैं 2 लाख लोग इकट्ठे कर दूंगा। उन्होंने भी कह दिया था कि 2 लाख इकट्ठे कर दोगे तो हम इलेक्शन करवा देंगे आपको। मालूम था उनको कि आसान नहीं है। पहले धरने में भी इन्होंने 1 लाख का वादा किया था और चंद हज़ार लोग सिर्फ इस्लामाबाद पहुंच सके थे। तो मेरे ख्याल में या तो इनको तादाद इल्मुल अदाद का नहीं पता है कि अदाद शुमार होते क्या है, या फिर मसला ये है कि ये सब चीज़ों को गिमिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब उनको पता है कि लोग अगर असेंबली में चले गए तो उनका जो सारा जो नारा जो चलता है, जो जिस पर वो कायम है कि मैं लॉन्ग मार्च कर लूँगा, मैं धरना दे दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, और अगर मेरी बात ना मानी गई तो पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान के प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान की फ़ौज बिखर जाएगी, तो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। ये ड्रामा किसको दे रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? लॉन्ग मार्च जो है, लॉन्ग मार्च का मतलब ये नहीं होता कि आप उठें और उठ के खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, पुलिस को भी साथ पकड़ें और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को भी साथ पकड़े, आज़ाद कश्मीर में कुछ लोगों को लेकर आएँ और हमला बोल दें, और कुछ लोग आपने वहाँ से पहले बैठा रखे हो। ये एक्सरसाइज बार बार नहीं हो सकती। ये तो फजल रहमान से बार बार नहीं हुई, ये तो तारुल कादरी बात ली है। एक बार ही उन्होंने कहा मेरा तो इतना खर्च हुआ है, और उन्होंने मामला तय किया और चलते बने। तो ये लॉन्ग मार्च कोई आसान बच्चों का खेल नहीं है कि जब चाहा आपने ऐलान कर दिया और आपने सोचा कि लोग अपने अपने घरों से निकलकर पोटलियां बांध के चल पड़ेंगे। और ये तो पोटलियां बांध के चलने वाले भी नहीं है, ये तो जो इनकी खुराक तो आलू पराठे भी नहीं है, ये कुछ और खाने वाले लोग हैं।
तो ऐसे लोगों से आप अगर तो करेंगे कोई लॉन्ग मार्च में आगे आएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लॉन्ग मार्च इमरान का इम्तहान ज़रूर है, उसकी शोहरत का टेस्ट ज़रूर है, उसका ड्रामा ज़रूर है और उसकी वजह से उसकी ताकत कायम है, लेकिन उसको मालूम है कि ये आसान नहीं है। उसके जो 140-45 लोग हैं, उनमें से अक्सर जो है असेंबली में वापस जाना चाहते हैं और उनमें इस वक्त भी बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि हमें वहाँ बैठकर अपने मामलात को तय करना चाहिए। बहुत से बात लोग मुज़ाकरात के लिए भी आए हैं और इस लॉन्ग मार्च से पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं। अब आप उससे मुकर जाएँ, ये आपकी स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, जो कुछ भी है, लेकिन बहरहाल लॉन्ग मार्च आसानी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है। उसका कल्ट मौजूद है, उसका करिश्मा मौजूद है और उसको लोग जो है ना यकीनी तौर पर उसको फॉलो करते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च करते हुए ज़रा वो कुछ सोचते हैं। नसीम साहब, इमरान खान साहब फिर फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे? देखिए, पहले तो शहजाद चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मोटरवे से जो है ना वो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। औलादों को कोई काम भी नहीं करना पड़ा और लंदन में एक पुरतईश ज़िंदगी गुजारी, तो वाक़ई ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई। लॉन्ग मार्च की जब आप बात कर रहे हैं, इमरान खान ने जो लास्ट लॉन्ग मार्च 25 मई को की थी, मेरी नज़र में तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब उनका प्लान था। उसमें हुआ ये है कि पहली दफ़ा पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट के बगैर निकलना पड़ा। जैसे यादगार पाकिस्तान वाला 2011 का जलसा कहते हैं कि पाशा साहब ने करवाया था या फला सपोर्ट नहीं, इसमें पता था कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि कोई लीडर कॉल देता है, लीडर मौजूद नहीं होता और लाहौर में हज़ारों की तादाद में लोग निकल आते हैं, लिबर्टी मार्केट में, कराची में नुमाइश चुरंगी पे आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। उनकी कॉल की वजह से आप देखें कि पूरी दुनिया पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में लोग बाहर निकल आते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि हम जलसे में लोग गिनने के लिए बैठ जाते हैं। आपको याद होगा कि जब क्रिकेट का एक मैच होता है, अगर कोई वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है या कोई बड़ा टूर्नामेंट का फाइनल हो रहा है, तो स्टेडियम में तो 20-25 हज़ार तमाशाई मौजूद होते हैं, लेकिन आई बॉल्स जो हैं वो मिलियंस की तादाद में उस चीज़ को वॉच कर रही होती है। तो इमरान खान साहब के जलसे को जिस तरह पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में जिसकी तादाद गिने तो शायद 20 लाख बहुत कम पड़ जाए। आपको पता है कि पीटीआई के साथ एक मखसूस जो है वो तबके के अटैचमेंट की बात कर दी जाती है, जबकि वो टोटली गलत है। आप देखें कि फैमिलीज पूरे बच्चे, ख्वातीन सब लोग बाहर निकलते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो नाकाम कॉल थी। अगर नाकाम कॉल होती तो 2 दिन से हुकूमत वक्त की नींदें क्यों हराम हुई थी? लिबर्टी मार्केट में क्या हो रहा था जो उनको वहाँ पे आंसू गैल के शेल फेंकने पड़ गए? जिस तरह आपने यास्मीन राशिद की गाड़ी के ऊपर डंडे बरसाए, भाई एक चीज़ नाकाम जा रही थी तो आप उसको नाकाम होने देते, दुनिया देख लेती। जिस तरह तशद्दुद किया गया, जिस तरह जो है वो अपना उन्होंने फस्तायत दिखाई और जिस तरह मुकदमे बनाए गए, इस वजह से उसको कॉल ऑफ करना पड़ा। इस्लामाबाद में जिस तरह जुलूस आ रहे थे, जिस तरह लोग वहाँ पे मौजूद थे, अगर इमरान खान साहब वहाँ पहुँचते, तकरीर करते और थोड़ा सा भी इश्तियाल अगर कारकुनों में आ जाता, तो वहाँ पे बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती थी, जिसमें काफ़ी जानों का नुकसान हो सकता था। तो इस वजह से अगर उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया तो एक अच्छा इकदाम किया, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई खून की नदियाँ नहीं बहीं, जिस तरह शेख रशीद साहब कह रहे थे और गलत कह रहे थे। इस तरह के अल्फाज, इस तरह की धमकियाँ या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मैं कहूँ वो नहीं आएंगे, वो ये नहीं कर सकेंगे, वो आएंगे। अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च का कहा है तो वो दोबारा ऐलान करेंगे, वो फिर लोगों को दोबारा घरों से निकालेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक ये श्योरिटी लेना चाहते हैं कि एक ये पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ ना हो। जिस तरह पीटीआई के दौर में आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो कराची से कारवां लेके निकले, फिर पंजाब में दाखिल हुए। पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई रुकावट नहीं डाली, फिर वो इस्लामाबाद पहुंचे। फिर मैं खुद अपने ऑफिस, जो मेरा ब्लू एरिया में ऑफिस है, उसकी छत से मैंने देखा है कि बड़े आराम से वो जिना एवेन्यू पे आए हैं और डी चौक में जाके उन्होंने तकरीर की है। तो भाई मौजूदा हुकूमत को ऐसे क्या खतरात थे? किस तरह ये इंटीरियर मिनिस्टर ने एक्ट किया? वो इंटीरियर मिनिस्टर कम और कोई पंजाबी फिल्म का विलन ज़्यादा लग रहे थे, जिस तरह के वो डायलॉग बोल रहे थे और जिस तरह वो कहते कि घुसने नहीं दूंगा। भाई क्यों, किसी के बाप का तो नहीं इस्लामाबाद? जिसका दिल करे, जिस सियासी जमात, हर सियासी जमात के लिए इस्लामाबाद खुला रहना चाहिए। हर पार्टी का लीडर पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन है, किसी के ऊपर गद्दारी का टैग नहीं लगना चाहिए। आप खुल के खेलने दें, जब आप अपनी बारी आती है तो आप कहते हैं वोट को इज्जत दो,
जब दूसरे की बारी आती है तो आप उसके साथ क्या सलूक करते हैं। जब आप इस तरह के सलूक करेंगे तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज अपने वर्कर्स का भी ख्याल करती है, अपने वर्कर्स के बारे में भी सोचती है कि ज़्यादा मुकदमे ना हो, लेडीज़ फैमिलीज निकल के आते हैं। उस दिन बच्चों तक को तो आंसू गैस जो है वो लग रही थी। आपने कितने ऐसे मनाजिर टीवी के ऊपर देखे होंगे। तो जब जी इस तरह कोई लॉन्ग मार्च रोकी जाएगी तो मार्शल का दौर लगता है ना। इस तरह की हरकतें तो ज़िया-उल-हक ठीक के दौर में होती थी। ये जो जमहूरियत के या मिसाक जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, इन्होंने तो आते साथ ही जिस तरह की हरकतें की है, जिस तरह उस जी जलसे जुलूस को रोकने की कोशिश की है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान सबका ठीक पाकिस्तान है, हर पार्टी को उसका हक मिलना चाहिए। वो जब लॉन्ग मार्च करना चाहे, जहां जलसा जुलूस करना चाहिए, हाँ, तमाम चीजें पुरअमन होनी चाहिए। ठीक है, एक जी। और अहम मामले पर प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए किफ़ायत शुआरी के हवाले से बिजली और पेट्रोल की बचत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करती नज़र आ रही है। एक और अहम फैसला हुआ वो ये कि जो तजारती मराकज़ हैं वो 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इस पर कुछ कंसर्न भी सामने आया था मुख्तलिफ ताजरों का, कारोबारी हजरात का। उन्होंने कहा था कि कस्टमर नहीं होता सुबह में, ग्राहक रात को ही ज़्यादा घर से बाहर निकलता है। लेकिन बहरहाल ये इससे इस फैसले के बाद में कितनी बचत होती नजर आ रही है बिजली की, और क्या इस फैसले पर हुकूमत अमल दरामद करवा सकेगी? शहजाद चौधरी साहब। अच्छा देखिए यार, इकोनॉमी के अंदर ना बड़ा मसला है। ये जो इकोनॉमिक्स लोग जानते हैं, जो हम तो नहीं है इकोनॉमिस्ट, लेकिन असल में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है। मिसाल के तौर पे आप इंपोर्ट को सप्रेस कर दें, आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। अच्छा, आप ट्रेड एक्टिविटी को सप्रेस कर दें, ट्रेडिंग एक्टिविटी को सप्रेस कर दें, तो ऐसे दुकानें बंद कर दी, मार्केटें बंद कर दी, आपका टैक्स कम हो जाएगा। अच्छा, और रेवेन्यू के अंदर फिर मसला पड़ जाएगा। अब आप रेवेन्यू के जब टारगेट देते हैं बजट्स के अंदर, तो वो तो इतने बड़े बड़े दे देते हैं कि एफबीआर को किसी ना किसी तरीके से उसको पूरा करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ अच्छा, यही पहले ये जो मसला था, ये पीटीआई के पहले 2 साल में आया। क्या वजह थी कि माइनस में चले गए? क्या वजह थी कि 1% पे रहे या 1.52% पे रहे? इसलिए इंपोर्ट सप्रेशन, क्योंकि डॉलर खत्म हो रहा है, इंपोर्ट्स बंद कर दो, अब हम सादा जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा, सादा जिंदगी गुजारने से जो इकोनॉमी थी, मईशत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बैठ गई। तो मुकम्मल को बड़ा करने के लिए, उस मईशत को बड़ा करने के लिए क्या किया? इंपोर्ट खोल दी। जब भी आप ये पैसे की फरावानी, आपस में लेन देन ज़्यादा करेंगे, वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो इकोनॉमी होती है वो बेहतर करती नजर आती है। असल में बेहतर नहीं कर रही होती, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, इसकी वजह से आपको 5 से 6% आपको रिटर्न दे देता है। ये आखिरी 2 साल में पीटीआई के हुआ। तो इसको, इस गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के और फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, कहाँ पे रेवेन्यू इफेक्ट होता है, किस तरीके से रेवेन्यू को रिकवर किया जा सकता है, कहाँ पे बिजली बचानी है, और बिजली बचाने के और कौन कौन से जरिए हैं सिवाय इसका जी इंपोर्ट सप्रेशन। तो इसका ऐसा नहीं बनती, लेकिन ये जो ट्रेडिंग की सप्रेशन है इसके हिसाब से, तो मेरा ख्याल है ये तमाम चीज़ें बहुत सोच समझ के करने वाली। तो कारोबार मुतासिर होगा आप समझते हैं? कारोबार तो मुतासर छोड़ दीजिए, कारोबार क्या, मईशत और आपका रेवेन्यू होगा जिससे अगला साल चलाना है, वो नहीं आ बिल्कुल पाएगा। ठीक है। मतलब सज्जाद मीर साहब। फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं 8:30 बजे तजारती मराकज़ बंद करने के फैसले के बाद कारोबार मुतासिर होता देख रहे हैं? हमारी आदतें खराब हो गई हैं। 11-12 बजे तक तो हमारी मार्केटें नहीं खुली होती। 5 बजे, 5:30 बजे सूरज निकल आता है। अच्छा, हम डे लाइट पे काम करने के आदी नहीं रहे। रात को कुमकुम में जलाकर कारोबार करना हम अच्छा समझते हैं। अच्छा, दुनिया के महज़्ज़ब मुल्कों का हम बड़ा हवाला देते हैं। वहाँ तो डे लाइट के इस्तेमाल के लिए तो वो अपने टाइम चेंज कर देते हैं घंटे-घंटा। यूके में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, अपना वक़्त चेंज कर लेते हैं। और दुनिया भर में हमने देखा है कि 9 बजे से पहले 8 बजे बल्कि बाज़ार खुल जाते थे, दुकानें खुल जाती थी, स्टोर खुल जाते थे। ठीक लोग दफ्तर जाने से पहले शॉपिंग करते थे और फिर वो स्टोर बंद हो जाते थे शाम होने से पहले-पहले। हम इसके आदी नहीं हैं। ठीक है। जिस चीज़ के आदी हो जाते हैं, उस चीज़ को हम पत्थर पे लकीर समझ लेते हैं और सोचते हैं कि इसके इसी तरह चलना पड़ता है। तो ये सारे जो इक़दाम हैं, अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था शहजाद चौधरी साहब ने कल से परसों, कि ये सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, इसका मतलब ठीक ये होता है कि हम लोगों को कफ़ायत शारी सिखाते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग तज़किया ऐसा भी करते हैं कि ज़्यादा कफ़ायत शारी से हमारे रेवेन्यू पे भी फ़र्क पड़ता है, हमारी इकोनॉमी भी स्लो डाउन होती है और बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। राइट। वो अलग बात है। लेकिन अगर आप कफ़ायत शारी करना चाहते हैं, तो सारी अलामती चीज़ें हैं, यूरोप में कर नहीं रहे। वर्क एट होम का ठीक कॉन्सेप्ट है। आज जारी है। वो अपने कंप्यूटर लिए फिरते हैं और काम करते रहते बिल्कुल हैं। ठीक। का खर्च बच जाता है और पता नहीं क्या कुछ बच जाता है। मैं बहरहाल ये कह सकता हूँ कि
ये कॉन्सेप्ट है, अलामती कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते कि अलामती कॉन्सेप्ट है। नसीम साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए यार, बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे दोनों पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छी बातें की हैं। आप मुल्क से महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकते, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। मैं इस वक्त लंदन में मौजूद हूँ, जो चीज़ यहाँ पे 2 पाउंड की मिलती थी आज मुझे 6 पाउंड की मिल रही है। तो रोज़गार जो है वो देना गवर्नमेंट का काम है। तो अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को स्नब करते चले जाएंगे, अब देखिए शादी जो हॉल है, ठीक है, आप कहते हैं 10 बजे बंद होना चाहिए, जल्दी बंद हो जाए, लाजमी बात है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है बिजली का, लेकिन आपने वन डिश कर दी है। जी, अब वन डिश से मुझे बताइए कि कितना बेरोजगारी जो है बढ़ जाएगी। जब अगर आप वन डिश की पाबंदी नहीं लगाएंगे, कोई मटन भी रखेगा अपने हैसियत के हिसाब से, वो चिकन भी रखेगा, जी, दाल भी रखेगा, सब्जी भी रखेगा, तो ये सब चीजें मार्केट में बिकेंगी ना, इसको लोग लेके आएंगे, एक रेवेन्यू जनरेट होगा। जब रेवेन्यू आप जनरेट नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरीके से इस महंगाई के जिन को काबू में लाएंगे। ठीक, यहाँ पे इस वक्त मैं देखता हूँ कि हमारे तो यहाँ सुबह 8 बजे शॉप्स खुल जाती हैं और 6 बजे सुनसान हो जाता है। आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट चले जाएं, आप किसी अच्छा, और बड़े शॉपिंग सेंटर में चले जाएं, ठीक 6 है, बजे तमाम कारोबार बंद हो जाता है। तो पाकिस्तान तो इतना रोशन मुल्क है कि वाकई जो डे लाइट वाली बात की है कि अगर हम सुबह जल्दी उठने की आदत करें, जिस तरह कुरान और हदीस में भी है, अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म है, अगर फजर के बाद कारोबार शुरू कर दें और मगरिब के बाद कारोबार खत्म कर दें, तो इससे बहुत सारी चीजें जो है ना वो बेहतर हो सकती है राइट। और पाकिस्तान में बरकत आ सकती है, बहुत सारी तमाम चीज़ें मामला इससे हल हो बेहतर हो सकते हैं। सकती हैं। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, नसीम सिद्दीकी साहब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।